सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य विज्ञान से रिलेटेड टॉप 50 बेहतरीन प्रश्न जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हुए हैं। देखेंगे पहला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों अगर बात करें शरीर के ताप की तो ये नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि के द्वारा। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों शरीर में ये ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो मानव शरीर में मस्तिष्क में थैलमस के नीचे ये ग्रंथि पाई जाती है जो कि भूख, प्यास, तापमान, शरीर का तापमान, नींद आदि क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अगर बात करें दोस्तों पीयूष ग्रंथि की, पीयूष ग्रंथि भी आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो है ये गले में पाई जाती है और पीनियल ग्रंथि है ये भी आपकी मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वातपोत्सर्जन की बात करें तो दोस्तों ये होता है पत्तों में। सी आंसर राइट हो जाएगा। पौधों के पत्तों में जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उनके द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकाल जाना ही वातपोत्सर्जन कहलाता है। और दोस्तों ये कहाँ होता है, पौधों के पत्तों में होता है। सी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों दूध से दही का जमना एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया होती है जो कि आपकी किण्वन नामक क्रिया कहलाती है। सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कार्नोटाइट किसका अयस्क है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कार्नोटाइट की बात करें तो दोस्तों ये यूरेनियम का एक प्रमुख अयस्क होता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। एक और प्रश्न दोस्तों इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन से होता है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क दोस्तों बॉक्साइट होता है। अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में आप जानते हैं इंसुलिन पाया जाता है और इंसुलिन में जो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है वो उपस्थित होता है जिंक। सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि अग्न्याशय से स्रावित होता है, मानव शरीर के अग्न्याशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है। तो मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर की बात करें तो दोस्तों ये माना गया है 60 डेसिबल। डीबी का मतलब यहाँ पे डेसिबल से होगा। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं अवशेषी अंग होता क्या है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है फिर भी वो शरीर में होते हैं, उन्हें ही अवशेषी अंग कहते हैं। और दोस्तों निम्न में से ये सभी ही अवशेषी अंग के उदाहरण है, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं और निषेचक पटल ये सभी अवशेषी अंग के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग होता है। तो 3 प्रकार के आर का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों ए आंसर राइट हो जाएगा। पहले आर का मतलब रिड्यूस होता है, दूसरे आर का मतलब रिसाइकिल होता है और तीसरे आर का मतलब रीयूज होता है। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु के नाम से जाना जाता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सभी ही उपधातु के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। स्टोमाटा की बात करें तो दोस्तों पौधों की पत्तियों में ये पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में दोस्तों वायु और जलवाष्प का आदान प्रदान करने के लिए छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इसी को ही स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पर होते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो दोस्तों अगर बात करें पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत की तो इसको सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने। बी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वो परत किसकी होती है। राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या बना देता है, आपसे पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों अगर बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की, तो ये जल को कीटाणुनाशक बना देता है। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट के अणु सूत्र की, तो आप लोग नोट कर सकते हैं KMnO4 इसका अणु सूत्र होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 6 अगस्त 1945 में नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उसमें प्रयुक्त विस्फोटक का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों उसमें जो विस्फोटक यूज़ हुए थे उसको प्लूटोनियम के नाम से जाना जाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों उस बम को क्या कहा गया था जो गिराया गया था, तो लिटिल बॉय कहा गया था। लिटिल बॉय नाम का बम था। इसको भी नोट कर सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो निम्न में से स्टील एक मिश्र धातु होती है। किसकी मिश्र धातु होती है? लोहा, निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। आप लोग नोट कर सकते हैं। पीतल भी मिश्र धातु होती है तांबे और जस्ते की, और कांसा भी मिश्र धातु होती है तांबे और जस्ते की। अगर बात करें तांबा की, तो तांबा मिश्र धातु नहीं होती है। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए फ्लिंट ग्लास का यूज़ करते हैं। ए आंसर राइट हो जाएगा। इसको दोस्तों क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एजोला है एक। एजोला क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न होता है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया से निम्न में से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज, चिकन पॉक्स, चेचक या फिर क्षय रोग? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे डी के साथ जाएगा। क्षय रोग जो है ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। अगर बात करें दोस्तों ये किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण ये फैलता है। और शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये शरीर में फेफड़ों को ये प्रभावित करता है। क्षय रोग शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो जड़ नहीं है पूछा गया है निम्न में से। दोस्तों आपको बता दें, शकरकंद एक प्रकार की जड़ होती है, मूली भी एक प्रकार की जड़ होती है, गाजर भी एक प्रकार की जड़ होती है, लेकिन आलू जो है ये जड़ नहीं है। आलू एक प्रकार का तना होता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों चाय में लाल रस्ट रोग की बात करें तो ये हरे शैवाल के कारण होने वाला रोग है। और दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं, सेफोलुरस नामक जाति के शैवाल के कारण ये रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियों को हरा रंग प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक है। दोस्तों शहद के प्रमुख घटक की बात करें तो फ्रक्टोज इसका एक प्रमुख घटक होता है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों विटामिन शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित किया था फंक ने। ए आंसर राइट हो जाएगा। 1912 में फंक ने विटामिन नामक शब्द को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है आपसे पूछा जा रहा है। यकृत, तिल्ली, उदर या फिर आमाशय? ये संचित रहता है दोस्तों यकृत में। ए आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? लोहा यानी कि आयरन। तो दोस्तों मनुष्य आयरन प्राप्त कर सकता है सभी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियों से। निम्न में से पालक से मनुष्य लोहा प्राप्त करता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, जो विटामिन बी और सी होते हैं ये वसा में घुलनशील नहीं होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। आप लोग नोट कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। तो दोस्तों सबसे पहले ईईजी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। आप लोग नोट कर सकते हैं। और दोस्तों ईईजी एक मस्तिष्क की गतिविधि जानने की तकनीक है जिसकी सहायता से मानसिक दशाओं को जाना जा सकता है। ए आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। मस्तिष्क से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली की प्रमेय ये किस पर आधारित है पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। तो दोस्तों जब बर्फ पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक जो होता है ये घट जाएगा। ए आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर इस उपकरण की बात करें तो दोस्तों इसको सोनार के नाम से जानते हैं। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी के नीचे किसी भी वस्तु की दूरी और दशा का पता लगाया जा सकता है। ये आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की बात करें तो दोस्तों कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। डी आंसर राइट होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर इसको CFC के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटरों में, घर में जो रेफ्रिजरेटर यूज़ होते हैं इनमें ये इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पित्त रस किस में बनता है। पित्त रस की बात करें तो दोस्तों शरीर में यकृत में ये बनता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों पित्त रस कहाँ पर संचित होता है, तो शरीर में पित्ताशय में ये संचित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतुओं में गलफड़े नहीं होते हैं। तो गलफड़े किस जलीय जंतु में नहीं होते हैं। ऑक्टोपस, व्हेल, मगरमच्छ या फिर स्टारफिश। राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों व्हेल के साथ। व्हेल में गलफड़े नहीं होते हैं। व्हेल जो श्वसन अंग होता है व्हेल में वो फेफड़ा होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों संगमरमर के रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। CaCO3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। टिंडल प्रभाव की बात करें तो दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। डी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें पराग कण पाए जाते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पादप हार्मोन का उदाहरण है। निम्न में से पादप हार्मोन कौन सा है दोस्तों। तो ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। सी आंसर राइट हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। कैडमियम की छड़ का प्रयोग होता है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो दोस्तों कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, ये सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन बायोगैस के मुख्य घटक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है निम्न में से। तो दोस्तों आपको बता दें, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से क्या है। सौर ऊर्जा है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब है कि। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। खाना बनाते समय जब बर्तन की तली काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी की बात करें तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। तो बाघ संरक्षण योजना की बात करें तो दोस्तों भारत सरकार ने सन 1973 में इसको प्रारंभ किया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कोयला और पेट्रोलियम ये किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, यानी दोस्तों ये प्राणियों के मृत शरीरों के द्वारा, वनस्पतियों के मृत शरीरों के द्वारा और सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों के द्वारा, तीनों के ही द्वारा ये उत्पन्न होते हैं।
डी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या फिर विद्युत शक्ति का? ये मात्रक होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का। सी आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय यानी कि दोस्तों विपरीत आवेश जो होते हैं उनमें किस प्रकार का बल लगता है? तो दोस्तों उनमें लगता है आकर्षण बल। ए आंसर सही हो जाएगा। अगर बात करें सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, तो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। आप लोग नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।